हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह एक ऐसे लड़की की है जिसे उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट पर वायरल कर दिया। मगर जब लोगों को उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे वहसी कातिल का पता चला तो लोग दंग रह गए। तो ये बात है साल 2020 की। हुआ ये कि नवंबर 2020 में अचानक से एक लड़की टिकटॉक में वायरल होने लगती है। हालांकि ये चीज़ें भारत में नहीं हुई क्योंकि भारत में जून 2020 में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था, पर भारत के अलावा पूरी दुनिया में उस लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक लड़की कैदी के कपड़े पहने, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगाए कोर्ट रूम में दाखिल होती है और कैमरे में देख के कभी हंसती है तो कभी अजीब अजीब सा फेस बनाती है। उसकी जो ये ओरिजिनल वीडियो थी ये लगभग 7 साल पुरानी थी, मतलब साल 2013 की थी, और नवंबर 2020 में लोगों ने इस वीडियो के साथ टिकटॉक पर डुएट बनाना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो को एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर टिकटॉक पर डालने लगे और देखते ही देखते वह लड़की इंटरनेट पर छा गई। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का फैन पेज तक बना डाला, और ये सब इसलिए क्योंकि वो लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये लड़की है कौन और इसने ऐसा क्या क्राइम किया था। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम इजाबेला गुज़मैन है, जो कि अपनी माँ युनमी होय और सौतेले पिता रियान होय के साथ अमेरिका के कोलोरेडो के अरोड़ा शहर में 2624 साउथ लीमा स्ट्रीट में रह करती थी। उसकी जो कोर्ट तक पहुँचने की कहानी है उसकी शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 को, और उस वक्त इजाबेला की उम्र 18 साल थी। और यह कहानी का वह पार्ट है जो कि अगर नहीं होता तो शायद इजाबेला कोर्ट तक नहीं पहुंचती और ना ही वो टिकटॉक पर वायरल होती और ना ही मैं आपको आज ये कहानी सुना रहा होता। तो हुआ ये कि मंगलवार 27 अगस्त 2013 की शाम इजाबेला की मम्मी युनमी होय अपने स्टूडियो से काम खत्म करके अपने घर वापस लौट रही थी। मगर जैसे ही उसकी कार उसके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी घर की खिड़की से कूदकर बाहर निकला और लोहे की जाली को पार करके भाग गया। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर की खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा तब जाकर उन्हें उनके पड़ोसियों की कही हुई बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी थे उससे पहले भी कई बार युनमी होय को ये बता चुके थे कि जब वो घर पर नहीं होती थी तो इजाबेला अक्सर अपने साथ अलग अलग लड़कों को घर लेकर आती है, और वो लड़के जैसे ही घर में किसी के आने की आवाज़ सुनते थे तो खिड़की से कूदकर भाग जाया करते थे। मगर उस वक्त युनमी होय को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर जब 27 अगस्त 2013 की शाम उन्होंने खुद अपने आंखों से एक लड़के को इजाबेला के कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके पड़ोसियों की कही हुई बात बिल्कुल सच थी। और इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की, अपने दूसरे पति रियान होय को, जो कि इजाबेला के सौतेले पिता थे, उनके साथ सीधे इजाबेला के कमरे में पहुंच गई और उस लड़के के बारे में पूछने लगी। मगर इजाबेला ने उसके किसी भी बातों का सही से जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इजाबेला ने उनकी कोई भी बात समझने के बजाय अपनी माँ को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और जोर जोर से उनके ऊपर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि गुस्से में आकर उसने अपनी माँ के मुंह पर ही थूक दिया। इस बात से युनमी होय को बहुत ज़्यादा धक्का लगा और इजाबेला के इस बर्ताव ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्हें अपने कमरे में अकेले सोने से भी डर लग रहा था। इसलिए वह पूरी रात अपने कमरे में अंदर से गेट लॉक करके अपने पति रियान होय के साथ ही रही, जबकि वह अपने कमरे में अकेले ही सोया करती थी। तो इससे पहले कि मैं आपको अगले दिन की कहानी सुनाऊं, उससे पहले आपका यह जानना ज़रूरी है कि आखिर यह कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची। दरअसल इजाबेला गुज़मैन का जन्म 9 जून 1995 को इसी अरोड़ा शहर में हुआ था, मगर उस वक्त वह अपने सगे पिता रॉबर्ट गुज़मैन और अपनी मां के साथ इसी शहर में रहा करती थी। इजाबेला के जन्म के बाद उसके माँ बाप एक साथ मिलकर अरोड़ा के टाउन सेंटर में एक पोर्ट्रेट स्टूडियो लेते हैं, जिसका नाम वो अपनी बेटी के नाम पर बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपनी बेटी इजाबेला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इजाबेला भी अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, खासकर अपने पिता रॉबर्ट गुज़मैन से। तब पूरा परिवार राजी खुशी अपने दिन काट रहा था। मगर फिर साल 1999 आते ही चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई और दोनों पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर साल 1999 में ही रॉबर्ट गुज़मैन और युनमी गुज़मैन तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। और उस वक्त इजाबेला की जो उम्र थी वो महज 4 साल की थी। तलाक के बाद इजाबेला की कस्टडी उसकी माँ को ही मिलती है, इसलिए अब इजाबेला अपनी माँ के साथ ही उसी शहर में रहने लगी। वह बचपन से ही थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल किस्म की थी, पर अपने माँ बाप के तलाक के बाद वह और ज़्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मगर इजाबेला का यह गुस्सा नफरत में तब बदल गया जब तलाक के करीब 1 साल बाद यानी कि 2000 में उसकी माँ युनमी होय एक दूसरे शख्स रियान होय के साथ शादी कर ली, जो कि अब इजाबेला का सौतेला पिता था। इजाबेला इस बात से बहुत गुस्सा थी कि अब उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली है, और वे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी क्योंकि वह अपने सगे पिता रॉबर्ट गुज़मैन से बहुत प्यार करती थी। और यहीं से चीज़ें बद से बदतर होनी शुरू होती है, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे इजाबेला बड़ी हो रही थी उसका गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह अपनी माँ से महंगे महंगे कपड़े और खिलौनों की डिमांड करती है
और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वो इस बात पर अपनी माँ से लड़ती और झगड़ती। यूनमी हुए पूरी कोशिश करती कि वो इज़ाबेला की हर डिमांड पूरी करे, जिसके लिए वो अपने स्टूडियो के अलावा एक दूसरा पार्ट टाइम जॉब करने लगी। पर फिर भी वो इज़ाबेला की कई डिमांड पूरा नहीं कर पाती थी। इज़ाबेला जब 7 साल की थी तब उसके गुस्सैल बर्ताव ने उसकी माँ को इतना परेशान कर दिया कि उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने इज़ाबेला को उसके सगे पिता रॉबर्ट के पास भेज दिया। पर कुछ दिनों बाद ही वो अपनी माँ के पास वापस आ गई। हालांकि बावजूद उसके बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद जब इज़ाबेला 14 साल की हुई उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। दरअसल इज़ाबेला, उसके माता पिता और सौतेले पिता ये सभी जेहोवा विटनेस थे, जो कि ईसाई धर्म की एक शाखा है। पर इस धर्म को मानने वाले लोग न तो क्रिसमस मनाते हैं, न ही ईस्टर और न ही कोई दूसरी छुट्टियाँ। यहाँ तक कि लोग अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते थे। और शायद इन्हीं सब पाबंदियों की वजह से इज़ाबेला ने अपना धर्म भी छोड़ दिया और वह पूरे आज़ाद ख्याल वाली लड़की बन गई। न तो वो अपने माँ बाप का कहना मानती थी, न ही ढंग से स्कूल जाती थी और अपने दोस्तों के साथ सिर्फ घूमती फिरती रहती थी। कई बार तो वह स्कूल और घर से 3-4 दिन तक बाहर रहती है, गायब रहती है। और जब उसकी माँ उसे समझाती है तो वो उनसे ही लड़ने लग जाती है। अच्छा, वह स्कूल में भी एवरेज स्टूडेंट ही थी, बस वो किसी तरह पास हो जाया करती थी। मगर जब 12th क्लास में थी तो उसकी अटेंडेंस उस साल इतनी कम थी कि उसे हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम से भी सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया। और इस चीज़ से उसकी माँ को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, जिसके बाद उसे खूब समझाया गया पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर हद तो तब हो गई जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसने उसके समझाने पर अपने माँ के साथ वो काम कर दिया जो आज के पहले उसने कभी नहीं किया था। इसके बाद यूनमी होए पूरे रात डर के साए में गुजारती है। किसी तरह 27 अगस्त 2013 की वो रात बीत गई। अगला दिन आया। अगले दिन यानी बुधवार 28 अगस्त 2013 को सुबह सुबह यूनमी होए अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि इज़ाबेला ने पिछली रात उन्हें एक मेल किया था। पर जब वह उस मेल को ओपन करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, यू विल पे, जिसमें कि इज़ाबेला के कहने का मतलब था कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना होगा। इस मेल को देखने के बाद अब यूनमी और भी डर जाती है। फिर वो ये मेल अपने पति रियान को भी दिखाती है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। आखिरकार यूनमी होए पुलिस को बुलाने का फैसला करती है और 28 अगस्त 2013 की दोपहर में पुलिस को कॉल कर देती है, जिसकी थोड़ी देर बाद ही पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के घर पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला और उस मेल के बारे में बताया जाता है जो कि इज़ाबेला ने भेजा था। पर इस पर क्योंकि घरेलू मामला था इसलिए पुलिस पहले तो इज़ाबेला को समझाती है, फिर बाद में इज़ाबेला को वार्निंग भी देती है कि अगर अब उसने ऐसा दोबारा हरकत किया या बर्ताव किया तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से कोई भी माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। और इज़ाबेला 2 महीने पहले ही जून 2013 में 18 साल की हुई थी। तो इज़ाबेला को वार्निंग देने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इज़ाबेला अपने बेडरूम में चली जाती है और यूनमी अपने काम पर जाने के लिए टाउन सेंटर की तरफ निकल जाती है। पर यूनमी के मन में अभी भी एक डर सता रहा था, इसलिए जब वो अपने स्टूडियो पहुंची तो उन्होंने ये सारी बात अपने पहले पति यानी कि रॉबर्ट गुसमैन को बताई, क्योंकि वो अपनी बेटी इज़ाबेला से बहुत प्यार करते थे और इज़ाबेला भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। इसलिए यूनमी और रॉबर्ट से कहती है कि वह उसके घर जाकर इज़ाबेला से बात करे और उसे समझाए। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि यूनमी और रॉबर्ट गुसमैन का तलाक तो हो गया था, पर अभी भी वो बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो में काम करते थे। तो पूरी बात सुनने के बाद रॉबर्ट गुसमैन उसी दिन 18 अगस्त 2013 की शाम इज़ाबेला से मिलने उसके घर पहुंचते हैं और उस वक्त इज़ाबेला अपने बेडरूम में ही थी, बल्कि दोपहर में पुलिस के जाने के बाद से वो अपने बेडरूम से बाहर ही नहीं आई थी। पर जब उसके पिता वहां पहुंचे तो वह इज़ाबेला को लेकर बैकयार्ड में गए और वहां पर बैठकर उसे शांति से समझाने लगे कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। उसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, हर बात पर जिद नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अगले करीब 1-1.5 घंटे तक वह इज़ाबेला को इसी तरह समझाते रहे। इस पूरी बातचीत के दौरान इज़ाबेला ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला, बस अपने पिता की हर बात चुपचाप सुनती रही और हर बात पर अपना सिर हिला रही थी। जिस तरीके से इज़ाबेला बड़े ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही थी, उसे देख रॉबर्ट को लगा कि शायद वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी। पर सच्चाई तो ये थी कि इज़ाबेला अपने पिता की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। बस वह हर बात को एक कान से सुन रही थी और उसे एक कान से निकाल रही थी, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। तो इज़ाबेला को समझाने के बाद उसके पिता शाम करीब 6:30 बजे के आसपास वहाँ से निकल जाते हैं और इसके बाद इज़ाबेला भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। इसके ठीक 3 घंटे बाद यानी रात 9:30 बजे के आसपास यूनमी होए अपना काम फिनिश करके अब वापस घर पहुँचती है और वो अपने साथ रियान के लिए मैकडोनल्ड से रात का खाना भी लेकर आई थी। घर पहुँचने के बाद यूनमी रियान से पूछती है कि इज़ाबेला कहाँ है,
तो वो कहता है कि पता नहीं, पर हाँ उसने करीब 1 घंटे पहले लगभग 8:30 बजे के आसपास इजाबेला को घर के किचन में देखा था। रेहान की बात सुनने के बाद योनमी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और इधर रेहान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है, जो कि योनमी उसके लिए लाई थी। इसके थोड़ी देर बाद ही रात करीब 10 बजे से थोड़ा पहले ही रेहान को अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से धम धम की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन पर कोई गिरा हो या दीवार से टकराया हो, पर कुछ सेकंड बाद ही योनमी चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही रेहान उठकर ऊपर बाथरूम की तरफ भागता है और वो जैसे ही ऊपर मंजिल में पहुंचता है तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और शावर के चलने की आवाज़ आ रही है। फिर वह बाथरूम के जब और करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इजाबेला की एक झलक देखी, मगर उसने जैसे ही बाथरूम में घुसने के लिए दरवाज़ा को धक्का दिया, इजाबेला ने पूरी जान लगा के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद अंदर से योनमी होए की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और बाहर से रेहान बाथरूम का दरवाज़ा पीटने लगा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसने अपनी पूरी जान लगा दी दरवाज़ा को खोलने के लिए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी वह सोच ही रहा था कि दरवाज़ा को कैसे खोले, तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है और ये देखते उसकी हवा ख़राब हो गई। वो तुरंत भागकर नीचे गया, अपने फ़ोन उठाया और 911 पर पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त रात के करीब 10:05 हो रहे थे। कॉल पर रेहान ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और सौतेली बेटी बाथरूम के अंदर बंद है और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी के ऊपर में जानलेवा हमला कर रही है, क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। इसके बाद वह पुलिस को पिछली रात और सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगा और बताते बताते ऊपर पहुंच गया। तभी अचानक से रेहान ने एक जोर की आवाज़ सुनी और यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी बीवी योनमी होए की थी। यह उसकी आखिरी आवाज़ थी। इसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से इजाबेला एक पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और टर्कोस कलर के शॉर्ट पहने हुए बाहर निकली। उसके पूरे कपड़े और उसका बदन खून में सना हुआ था और उसने अपने सीधे हाथ में चाकू ले रखा था, जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। इजाबेला को इस हालत में देखकर रेहान सन्न रह गया और वह जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है, लेकिन इजाबेला ने रेहान की तरफ देखा तक नहीं और न ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। वो सीधे रेहान के बगल से निकल गई और नीचे जाकर बैकयार्ड की तरफ चली गई। इसके बाद रेहान फौरन भागकर बाथरूम में गया और जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था और उसकी बीवी योनमी होए बाथरूम के फर्श पर नंगी हालत में पड़ी थी। योनमी होए के गले पर एक बड़ा और गहरा कट का निशान था। उसके पूरे चेहरे और साइन पर चाकू घोंपने के अनगिनत निशान थे और उसके बगल में एक लकड़ी का बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। रेहान जो है वह अभी भी कॉल पर ही था। जब उसने पुलिस को अपनी बीवी की हालत में बारे में बताया तो पुलिस ने उसे अपनी वाइफ को CPR देने को कहा। इसलिए रेहान योनमी होए को CPR देने लगा, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि योनमी लगातार दोनों खुली आंखों से बस छत की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर यह साफ लग रहा था कि योनमी होए की मौत हो चुकी है। खैर, रेहान के कॉल के 11 मिनट बाद रात लगभग 10:16 पर अरोड़ा पुलिस भी वहां पहुंच गई। इसके थोड़ी ही देर बाद ही मेडिकल टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। उसके बाद उन्होंने योनमी होए की जांच की और 28 अगस्त 2013 की रात 10:30 बजे पर उसे मुर्दा घोषित कर दिया गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद अरोड़ा पुलिस इजाबेला को ढूंढना शुरू करती है, मगर वो पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में देखती है, क्योंकि बाथरूम से निकलने के बाद वो उसी तरफ गई थी, मगर वहाँ भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस सिग्नल के जरिए उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर यहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इजाबेला का फ़ोन बंद आ रहा था। इसके बाद अरोड़ा पुलिस मीडिया के जरिए एक पब्लिक एडवाइजरी करती है, क्योंकि वह आम लोगों के लिए भी खतरा हो सकती थी, प्लस उसके पास हथियार भी था। और पब्लिक से ये अपील करते हैं कि वो जहाँ भी जिसे भी दिखे वो तुरंत पुलिस को खबर करें। इसी बीच अगली सुबह यानी कि 29 अगस्त 2013 को योनमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि योनमी के ऊपर 79 टाइम्स चाकू से हमला किया गया था, जिसमें 31 बार उसके चेहरे पर और 48 बार उसके गले और सीने पर वार किया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये पता चला कि योनमी के ऊपर 79 टाइम्स नहीं बल्कि 151 बार हमला किया गया था, जिसमें से 35 बार उसके चेहरे पर और 51 बार उसके गले पर और बाकी के 65 उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर वार किए गए थे। इसके अलावा चाकू से मारने से पहले उसे बेसबॉल से भी पीटा गया था। तो यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मीडिया में आई तो यह खबर देखते ही देखते पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपनी ही माँ का इतने बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था। इधर पुलिस भी इजाबेला को ढूंढने में लगी थी, पर उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी।
तभी अचानक से उसी सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास 911 पर एक गुमनाम कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्कर रोड के पार्किंग गैरेज में एक कार के अंदर खून से सनी हुई एक बॉडी पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस वहां तुरंत पहुंच जाती है, मगर जब वहां के पार्किंग गैरेज में पहुंचती है तो जिस कार के अंदर बॉडी पड़ी थी वह गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डेड बॉडी कार के अंदर से गायब कहाँ हो गई, और वो भी दिन के उजाले में। लेकिन जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली तो पुलिस को उस कार से कुछ ऐसी चीजें मिली जो इजाबेला और योनमी होए के मर्डर से लिंक हो रही थी। इसलिए पुलिस ने सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को उस एरिया में तैनात कर दिया। करीब 2 घंटे बीत गए लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला, और तभी एक लड़की बाहर आती हुई दिखाई दी, जिसने कि पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और टर्कोस कलर के शॉर्ट्स पहन रखे थे। पुलिस को लगा कि ये इजाबेला हो सकती है, पर फिर भी पुलिस कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए उनमें से एक अंडरकवर ऑफिसर उस लड़की से बात करने के बहाने उसके करीब गया। और जब उसने उस लड़की को करीब से देखा तो उसे देखते ही यकीन हो गया कि वह इजाबेला गुज़मैन ही है। इसके बाद वह इजाबेला के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही 2 और सादी वर्दी वाले पुलिस उसके साथ साथ चलने लगे, और जैसे ही बाहर पार्किंग मैदान में एक झाड़ी के पास पहुंचे, उन तीनों पुलिस वालों ने इजाबेला को घेर लिया और अपनी बंदूक उसके ऊपर तान दी। इजाबेला ने यहाँ भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने गलत लड़की को गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि जब पुलिस वालों ने उसकी पहचान के लिए उससे उसकी आईडी दिखाई तो उसने कहा कि आईडी वाली लड़की की शक्ल तो उससे जरूर मिलती है, पर वह इजाबेला नहीं है। बल्कि उसने कहा कि उसका नाम सामंथा गुंजाइस है और वह एनसाइटी में रहती है। पर उसके कपड़े और उसके कपड़ों पर लगे खून ये साफ इशारा कर रहे थे कि वह इजाबेला ही है। इसलिए पुलिस वाले उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते, और आखिरकार मर्डर के 16 घंटे के बाद 29 अगस्त 2013 की दोपहर 2 बजे पुलिस इजाबेला को उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पार्किंग गैरेज से गिरफ्तार कर लेती है। पर अब भी एक सवाल बाकी था कि आखिर कार में जो डेड बॉडी थी वो किसकी थी और वो गायब कहाँ हो गई। तो इसका जवाब यह है कि जो लाश उस कार में पड़ी थी वो कोई और लाश नहीं थी बल्कि खुद इजाबेला थी। दरअसल हुआ ये कि पिछली रात अपनी मां का कत्ल करने के बाद इजाबेला ने घर से कार उठाई और अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर 2851 साउथ पार्कर रोड के पास बने पार्किंग गैरेज में लगा दी, और उसके बाद उसी कार के पिछले सीट पर जाकर सो गई। क्योंकि उसके बदन और उसके कपड़ों पर खून लगा था, इसलिए अगली सुबह को कार में सोते हुए किसी ने उसको देखा तो उसे लगा कि कार में कोई लाश पड़ी है, जिसके बाद उसने 911 पर कॉल कर दिया। और पुलिस के वहां पहुंचने के बाद इजाबेला पार्किंग गैरेज से कार से गायब हो चुकी थी, जिसके बाद इजाबेला जब पार्किंग गैरेज के बाहर दिखी तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, इजाबेला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए और फिर उसे जुडिशली कस्टडी पर अरोड़ा सिटी जेल में भेज दिया गया। इसके करीब 1 हफ्ते बाद 5 सितंबर 2013 की सुबह इजाबेला को कोलोरेडो के एरा पर काउंटिंग कोर्ट में पेश होना था, जहां उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से चार्जेस लगाए जाते। मगर उस दिन उसने सुबह कोर्ट जाने से ही मना कर दिया और वो अपने सेल से बाहर ही नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हुआ यह कि कोर्ट की सुनवाई दोपहर तक के लिए टालनी पड़ी। पर बाद में किसी तरह जबरदस्ती खींचकर उसे उसके सेल से बाहर निकाला गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन वह सुबह से ही नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी। पहले तो उसने कोर्ट में आने से मना किया, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती लाना पड़ा, और जब वह कोर्ट में पहुंची तो मीडिया के कैमरे को देखकर कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी। और तभी इजाबेला के ऊपर मर्डर और वायलेंस के चार्जेस लगाए जाते हैं, और साथ ही जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता था तब तक वो कोई भी बेल नहीं ले सकती थी। इसके बाद करीब 9 महीने बीत गए और जून 2014 में इजाबेला का ट्रायल शुरू हुआ। और क्योंकि जब उसने अपनी मां का मर्डर किया तब वो 18 साल की एक एडल्ट थी, और जिस बेरहमी से उसने अपनी मां के ऊपर में 151 बार चाकू से हमला किया, उसे देखकर यह पक्का था कि इजाबेला को मैक्सिमम सज़ा यानी डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। मगर कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, इजाबेला के वकील ने जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड पाउंड की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि इजाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह दिमाग की बीमारी से जूझ रही है। बाद में डॉक्टर रिचर्ड पाउंड ने ही अपनी गवाही में इजाबेला के दिमागी बीमारी को सही ठहराया। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में यह भी बताया कि जिस वक्त इजाबेला अपनी मां की कत्ल कर रही थी, उसे पता ही नहीं था कि वह अपनी मां को मार रही है, बल्कि उसे लगा कि वह एक सिलिसियन नाम की एक औरत को मार रही है, और ऐसा करने के लिए उसे सपने आते थे, और वो अगर ऐसा नहीं करती थी तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया तबाह हो जाती। कोर्ट के जज जॉर्ज ब्रोचलर ने सारी रिपोर्ट्स और दलीलें देखने और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
और उसे फैसले में उन्होंने इजाबेला की दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उसे कोई सज़ा नहीं सुनाई और उसके इलाज के लिए उसे कोलरेडा के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और कहा गया कि जब तक इजाबेला अपने और समाज के लिए खतरा नहीं रह जाती तब तक वो वहीं रहेगी, अब चाहे इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे या फिर पूरी ज़िंदगी। तो कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद इजाबेला कोलरेडा के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और अगले करीब 6 साल तक, बल्कि 6 से भी ज़्यादा साल तक इजाबेला उसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में ही रही और उसका इलाज चलता रहा। पर फिर भी नवंबर 2020 में जब इजाबेला 25 साल की थी तो उसने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने एक नई चीज़ के बारे में बताया और उसने कहा कि घर में उसके साथ सभी लोग बुरा बर्ताव करते थे और जब उसने 14 साल की उम्र में अपना धर्म छोड़ा तब उसे और ज़्यादा टॉर्चर किया गया। हालांकि बाद में जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उसके साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जब उसने अपनी माँ का खून किया तब वो अपने होश में नहीं थी, पर वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और ना ही वह खुद के लिए और ना ही समाज के लिए कोई खतरा है, इसलिए उसे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से रिहा कर दिया जाना चाहिए। ठीक उसी समय जब मीडिया में इंटरव्यू आया, अचानक से टिकटॉक पर उसकी 7 साल पुरानी कोर्ट की वीडियो वायरल होने लगी और सोशल मीडिया, खासकर टिकटॉक को तो आपको पता ही है कि लोग बिना सोचे समझे एक ट्रेंड को बस फॉलो करना शुरू कर देते हैं और यहाँ भी ठीक यही हुआ। लोगों ने ये बिना सोचे समझे कि उसने पास्ट में क्या किया है उसके सपोर्ट में आगे आने लगे और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत और मासूम थी। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इजाबेला ने जो अपनी माँ का कत्ल किया है वह उसी लायक थी और ऐसे ही चीज़ें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानियत कहाँ से कहाँ जा रही है। हालांकि इस इंटरव्यू से इजाबेला को ज़रूर फ़ायदा हुआ क्योंकि अगले ही साल जून 2021 में इजाबेला को इस शर्त पर छुट्टी दे दी गई कि वह लगातार टाइम पर डॉक्टर से थेरेपी लेती रहेगी। तो कुल मिलाकर इजाबेला ने जो कुछ भी किया वह चाहे गुस्से में किया हो या फिर दिमागी प्रॉब्लम की वजह से किया हो वो अलग बात है, पर अफसोस की बात यह है कि जिस तरह लोगों ने बिना सोचे समझे पूरी कहानी जाने सिर्फ उसके चेहरे को देखकर उसके क्राइम को सही ठहराने की कोशिश की वो बहुत गलत है। जबकि मैं मानता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी अपराधी को उसकी खूबसूरती, उसका रंग, उसकी अमीरी गरीबी देखकर नहीं बल्कि उसने जो अपराध किया है उसे देखकर अपनी राय देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमेशा आपके लिए हम ऐसे ही क्राइम से रिलेटेड स्टोरी लाते रहते हैं जो आपको हमेशा पसंद आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।